अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। और जैसे कि आपको पता है कि सीएमटी सेंटर ऑफ मेंटल थेरेपी ने न्यू सीरीज लॉन्च की है, जिसके मुताबिक अगर किसी भी टॉपिक प्रेजेंटेशन या सब्जेक्ट में आप लोगों को डिफिकल्टी है, स्पेशली फॉर द डीपीटी स्टूडेंट्स, तो वो हमसे डिफरेंट लिंक्स के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हो। आई विल प्रोवाइड यू लिंक एट द एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन। आप सीएमटी एफबी यूट्यूब कहीं पे भी आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट करके आप मुझे कंटेंट हमें प्रोवाइड कर देंगे, और सीएमडी विल ट्राई टू रेस्पॉन्ड यू एज सुन एज पॉसिबल। हम उसके ऊपर अपनी फिजिबिलिटी और टाइम के अकॉर्डिंगली उसके ऊपर जो है वो लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे, हम आप लोगों को डिफरेंट मीडियम के थ्रू सेंड कर देंगे। वेलकम टू द सेंटर ऑफ मेंटल थेरेपी। माई सेल्फ डॉक्टर दिलीप कुमार एंड आई एम प्रेजिडेंट ऑफ दिस एसोसिएशन सेंटर ऑफ मेंटल थेरेपी। कैंसरोलॉजी के ऊपर पहला लेक्चर हम लोग कवर कर चुके हैं, जो कि हमने इंट्रोडक्शन टू कैंसरोलॉजी के डिफरेंट कॉन्सेप्ट देखे थे। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड द सेकंड चैप्टर of this topic, mechanics. So before we move on to mechanics, here I am going to uh, clear some terminologies like what content we are going to study in this lecture. Mechanical principles, mechanics of movement, plane and axis, lever, angle of pulley, angle of pull and pulleys. Starting with the mechanical principles, yeah, mechanics of position, yeah, movement basically. Uh, कोई भी मूवमेंट स्टार्ट करने के लिए वी डेफिनेटली नीड सम सॉर्ट ऑफ द फोर्स. Force can be internal, force can be external. Internal force like the muscle generate. इन शॉर्ट समझने के लिए वो फोर्स जो बॉडी खुद जनरेट करके दूसरे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लगा, चाहे किसी मूवमेंट करने के लिए, किसी चीज को रोकने के लिए, किसी चीज को उठाने के लिए, और वो फोर्स जो बॉडी पे लगे वो एक्सटर्नल है। जो बॉडी खुद जनरेट करके किसी और ऑब्जेक्ट चीज पे लगा, किसी काम में लगा, मस्कुलर, वो इंटरनल। जब भी कोई फोर्स बॉडी पे लगे कमिंग फ्रॉम एक्सटर्नल, तो वो एक्सटर्नल फोर्स होगा। एक्सटर्नल फोर्स में हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है आउटसाइड द बॉडी। इन शॉर्ट, आउटसाइड द बॉडी में ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्राउंड रिएक्शन फोर्स है, हमारा आपको वेट कैरी करते हैं वो वेट है, वो भी फोर्स में आएगा। फ्रिक्शन फोर्स है, इस तरह करके। तो फोर्स कोई भी चीज हो सकती है, चाहे वो मूवमेंट को क्रिएट करने के लिए या मूवमेंट को रोकने के लिए। देन वी हैव सम टाइप्स ऑफ द फोर्सेस जो कि हम पे एक्ट करते हैं, और कुछ हम, जस्ट लाइक ग्रेविटी, वो हमारे ऊपर एक्ट करती है। ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम पढ़ेंगे कि मुसलसल हमें जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन ने दिया था कि कंटिन्यूस ग्रेविटी हमारे ऊपर, हम ऑब्जेक्ट किसी भी पोजीशन में हो हमारे ऊपर। हम सिर्फ ह्यूमन बॉडी की बात करेंगे तो एट द लेवल ऑफ सेकंड सैक्रल वर्टिब्रा, जो सेक S2 है, वहां से बॉडी हमें मुसलसल उसी पॉइंट पे पुल करती है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ पे एक्ट करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया एक्ट इंसानों में, ह्यूमन बॉडी में कहाँ पे करता है? S2, सेकंड सैक्रल वर्टिब्रा, एंड दैट पॉइंट इज बेसिकली अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और जहां से वो लाइन क्रॉस करती है, एक लाइन वहां से पास होती है, उसको हम लाइन ऑफ ग्रेविटी हम पढ़ेंगे इसी प्रेजेंटेशन में। देन वी हैव muscles which are responsible to create the movement by contracting or by lengthening. मसल का बेसिक काम यही है, टू इधर टू कॉन्ट्रैक्ट, या तो वो शॉर्टन होगा, वो लेंथन होगा, अल्टीमेटली टेंशन जो है वो जनरेट करेगा। एक्सटर्नली अप्लाइड रेजिस्टेंस, कोई भी वेट हम कैरी करते हैं या जिस तरह ग्रेविटी हमारे ऊपर एक्ट करती है, दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स। एंड देन द फ्रिक्शन, जब हम वॉकिंग करते हैं, आवर फीट आर कंटिन्यूसली इन कांटेक्ट विद द ग्राउंड, सो दे आर गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ द फ्रिक्शन, जो कि हमारी मूवमेंट को भी हैंडल करता है। लाइक हम अगर रनिंग करते हैं तो हमें जो हवा रेजिस्ट करती है, तो दीज आर द डिफरेंट एक्सटर्नल फोर्सेस। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेविटी। ग्रेविटी जो आम लैंग्वेज में जमीन की जो कशिश होती है, जो कि हमें पुल करती है, नॉट ओनली टू यू लिविंग, एवरी एंड नॉन लिविंग को भी पुल करती है, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो वो मुसलसल हमें अट्रैक्ट ग्रेविटी करती रहती है। ह्यूमन बॉडी में एक पॉइंट, एक मखसूस पॉइंट के ऊपर हमें पुल करती है स्पेसिफिक, वो पॉइंट कहलाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो फोर्स कौन सा है? वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन सिर्फ ह्यूमन बॉडी में वो एक पॉइंट पे एक्ट करता है, चाहे हम किसी भी पोजीशन में, फ्री फॉल पोजीशन में अगर हम आके गिरते हैं, चाहे वो हम सिटिंग, लाइंग, किसी भी पोजीशन में जब हम जमीन की तरफ आते हैं, तो हमें वो एक ही पॉइंट से पुल करता है। और ना कि सिर्फ फ्री फॉल में, उसके अलावा भी अगर हम जब चलते रहते हैं, हमारे ऊपर मुसलसल ग्रेविटी एक्ट करती रहती है। तो ह्यूमन बॉडी में वो किस पॉइंट में? वो S2 है, सेकंड सैक्रल वर्टिब्रा, ठीक है। देन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द पॉइंट जहां पे हमारा वेट ऑफ जो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जहां पे एक्ट करता है, जिसके थ्रू हमें पुल करता है, उस पॉइंट को सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहा जाता है। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी मोस्ट इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू मेंटेन बैलेंस। जब हम ये वेरी करता रहता है, जब हम बॉडी की ट्विस्टिंग चेंज करते हैं, लेट्स सपोज जब हम फॉरवर्ड फ्लेक्शन करते हैं, हम आगे की तरफ
झुकते हैं तो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेस ऑफ सपोर्ट से आगे। जब तक बेस ऑफ सपोर्ट, विद इन बेस ऑफ, व्हाट इज द बेस ऑफ सपोर्ट? वो एरिया जो हमारे फीट के अंदर है, beneath feet, the area of earth or area of the floor which we occupy during in standing position during the under our feet। हमारे पैरों के नीचे जितना भी हिस्सा, चाहे हम अपनी टांगे जो है वो दूर दूर करें तो वो एरिया बेस ऑफ सपोर्ट बढ़ जाएगा। इन ऑर्डर टू मेंटेन, जितना कम करेंगे वो नेरो हो जाएगा। जितने पैर हम एक दूसरे के करीब लाएंगे तो वो नेरो बेस ऑफ सपोर्ट विच इज क्वाइट अनस्टेबल। थोड़ा सा डिपार्ट एक दूसरे से अलग अलग रखेंगे तो वो बेस ऑफ सपोर्ट, वो एरिया जो हमारे पैरों के अंदर आता है बेसिकली, जहाँ पे हमने अपना राइट और लेफ्ट कदम रखा होता है, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस कहलाता है वो पूरा कवर्ड एरिया जो होगा वो बेस ऑफ सपोर्ट कहलाएगा बेसिकली। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा विद इन द बेस ऑफ सपोर्ट होना चाहिए। अगर इसके आगे हो जाए तो भी हम गिर जाएंगे, अगर इसके नीचे तो भी अनस्टेबल हो जाते हैं। और एक लाइन होती है जो कि वर्टिकली एग्जिस्ट की है, तो एक पॉइंट है ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी। एक लाइन इमेजिनरी लाइन होती है, जिस तरह प्लेन और एक्सिस एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी से बीचों बीच एक लाइन गुजरती है बेसिकली, उस पूरी लाइन को हम लाइन ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। ठीक है, तो लाइन ऑफ ग्रेविटी वो लाइन जो कि इमेजिनरी लाइन है, जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जिस तरह मिड सजाइटल प्लेन जो होता है ना, जो बिल्कुल एक्सिस से गुजरता है, एक्चुअली द पर प्लेन डिवाइड करता है बॉडी को, इट डजंट डिवाइड, इट्स इन जस्ट इमेजिनरी लाइन। So what would be the definition? The line of gravity is a vertical line that passes through the center of gravity। वो center of gravity से बिल्कुल पास करती है, और हमें पता है center of gravity के point क्या है, second sacral vertebra, which is mentioned here। Now you can see the COG center of gravity, LOG line of gravity। The red circle जो लाल circle show कर रहा है, this point is basically the center of gravity, and the black dotted line और white circles के through white circle is the सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और उधर से ही डॉटेड लाइन जो क्रॉस करी है, ये में एक इमेजिनरी लाइन है, ये लाइन ऑफ ग्रेविटी जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी को पास करेगी। अगर ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी को पास नहीं कर सकती तो दिस इज नॉट लाइन ऑफ ग्रेविटी। देन वी हैव मसल्स। हम कोई भी मूवमेंट करें, चाहे किसी को पुश करने के लिए, चाहे किसी को पुल करने के लिए, लाइक एज यू कैन सी, ये जो दो बंदे हैं बॉक्स को पुश कर रहे हैं, दे आर पुशिंग, तो यहाँ पे ये फोर्स अप्लाई कर रही हैं। तो ये जब फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो दे आर जनरेटिंग द फोर्स इनसाइड द मसल। या अगर कोई चीज आपकी तरफ आ रही है एंड यू आर ट्राइंग टू रेजिस्ट, तो अगेन उसको रेजिस्ट करने के लिए आपको मसल फोर्स, तो उधर आप पुल करे हो या पुश करें, यू नीड मसल कॉन्ट्रैक्शन बेसिकली, यू नीड फोर्स। एक्सटर्नली अप्लाइड, जब कोई भी चीज आप, कोई भी बाहर की चीज आपके ऊपर अप्लाई हो, मिसाल के तौर पे आप कोई भी वेट कैरी करते हो, जब आप पुश करते हो किसी को तो यू आर, आपके ऊपर वो भी फोर्स अप्लाई करेगा, आप जो करोगे वो मस्कुलर फोर्स होगा, लेकिन आपके ऊपर भी तो वो कोई आपको रेजिस्ट करेगा बेसिकली। तो दिस इज अगेन एक्सटर्नल लोड। या जिस चीज को आप पुल करते हो तो यू आर कैरिंग समथिंग बेसिकली, जब आप किसी को पुल करते हो तो आप किसी चीज को खींच रहे हो, सो दिस इज एन अगेन एक्सटर्नल फोर्स। एग्जांपल्स आर लाइक द रेजिस्टेंट डोर और विंडो ओपनिंग एटसेट्रा या क्लोजिंग। फ्रिक्शन मतलब जब एक किस्म की रुकावट जो आपके मूवमेंट में आपको रुकावट प्रोड्यूस करती है। लेट्स सपोज जब आप किसी बॉक्स को नीचे घसीटोगे, उधर जमीन पे आप उसको ग्लाइड करते हुए ले जाओगे, तो जमीन भी एक फोर्स उसके ऊपर अप्लाई करेगी जो कि मूवमेंट को बेसिकली रेजिस्ट करेगी, रिस्ट्रिक्ट करेगी। दैट इज द फ्रिक्शन। इन शॉर्ट, रगड़ खाना। जब लेट्स सपोज जब जॉइंट्स में से साइनोवियल फ्लूइड खत्म हो जाता है, बोन्स आपस में रगड़ खाती है, कड़क आवाजें आती है। नॉट ऑन नॉर्मल की बात नहीं कर रहा, एबनॉर्मली, जिस तरह ओए में या जो ऑस्टियोआर्थराइटिस या आर्थराइटिस के पेशेंट होते हैं उनमें अक्सर आवाजें ज्यादा आती है। तो बेसिकली द बोन्स आर गेटिंग फ्रिक्शन, दे आर रबिंग विद ईच अदर बिकॉज द फ्रिक्शन जो कि साइनोवियल फ्लूइड लुब्रिकेशन है वो खत्म हो गया। like this same force friction in case of liquid, we say the viscosity is the resistance present in the fluid, but ये solid की बात हो रही है। base of support वो area just beneath the feet। अगर हम इंसानों की बात करें, कोई और ऑब्जेक्ट होगा, जिस तरह ये बॉक्स पड़ा हुआ था तो वो भी तो एक ऑब्जेक्ट है, उसका उसने भी एक एरिया कवर किया होगा, दैट एरिया वुड बी द बेस ऑफ सपोर्ट फॉर दैट। सो मींस द एरिया दैट इज सपोर्टेड beneath द ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट चाहे वो लिविंग हो नॉन लिविंग हो, उसने जितना एरिया कवर करके वो उस पे ऊपर खड़ा होगा, बैठा होगा, that would be the base of support। so whenever the base of support is more stability, base of support जितना बड़ा होगा, आपकी जो स्टेबिलिटी है वो उतनी ज्यादा होगी। whenever the base of support is more, the stability will be the more। base of support lower, the COG of any object also the lower। for example, the standing position जो है वो lesser than lying posture, it will be more near ground। as a result of lying posture is more
क्यों? जब हम लेटते हैं तो हमने बहुत सारा बेस ऑफ सपोर्ट लिया होता है, तो यू आर मोर स्टेबल रादर देन स्टैंडिंग। नाउ एज यू कैन सी ऑन राइट साइड, जो ब्लू टी शर्ट में उसका बेस ऑफ सपोर्ट बहुत ही वाइड है, उसने अपने पैरों को बहुत दूर दूर किया हुआ है, लाइक द ब्लू एरो कैन इंडिकेट दिस इज द वाइड वाइल। जो लड़की है वो खड़ी है, वो बिल्कुल पैरों को उसने मिलाया हुआ, तो दिस इज द नेरो बेस ऑफ सपोर्ट। नाउ द डिफरेंट पोजीशन यू कैन सी, वो एक हाथों के बल खड़ा है, एक एल्बो कोनी के बल खड़ा हुआ, एक जो है वो डिफरेंट गेम खेल रहे हैं, तो डिफरेंट वो स्काइंग परफॉर्म कर रहा है। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब अपनी पोजीशन को एक ही जगह पे मेंटेन करना, इस तरह कि आप इधर उधर ना डगमगाए, गिरे नहीं, अनस्टेबल ना हो, दैट वुड बी द स्टेबल। लाइक ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन योर बॉडी मस्ट बी द जीरो, मतलब वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हो, आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा। लेट सपोज जब एक चीज स्मूथली जा रही है, एक गाड़ी है, बाइक है, कोई भी चीज है, वो एक स्मूथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जा रही है, तो अल्टीमेटली हम उसको हम यूनिफॉर्म कहेंगे, क्योंकि उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है, जीरो एक्सेलरेशन है। नाउ इफ यू कैन सी द 5 ये जो पिक्चर्स हैं, इस पे इन्होंने जो पोजीशन बनाई हुई है, ये एक ही पोजीशन में इन्होंने बनाई हुई है, एक ही पोजीशन सबने अपने हिसाब से जो है मेंटेन की है, और वो इस तरह है कि उसमें वो हिल नहीं रहे बेसिकली गिरने की। तो इसी तरह की जब हम पोजीशन हम बनाएंगे, तो ऑल द फोर्सेस हमारे पास जो एक्ट कर रहे हो वो बिल्कुल बैलेंस्ड हो, so our body would be called in either in rest or in equilibrium. There are 3 types of the equilibrium basically. एक है स्टेबल। इन सब को याद रखने का एक बेस्ट तरीका है, आप जो सेकंड लाइन डेफिनेशन है वो याद रखें। ये COG सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइंग नियर प्रोक्सिमल अप एंड डाउन पे ना जाए। जो सेकंड लाइन है, किसी पोजीशन में इस तरह ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ हो, जब भी आप उसको थोड़ा सा पुश करो और वो वापस अपनी पोजीशन में आ जाए, दैट पोजीशन इज स्टेबल। आई रिपीट, अगर किसी भी पोजीशन में कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ हो, हम उसको थोड़ा सा पुश करें, लेकिन वो अगेन आप पुश करके छोड़ दो, वो वापस उसी जगह पे सेम पोजीशन में आ जाए, स्टेबल। कि सेम पोजीशन में ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ, आप उसको पुश करो, वो वापस ना आ सके, सिंपल इज अनस्टेबल। अगर सेम ऑब्जेक्ट ऐसी पोजीशन में पड़ा हो, आप उसको पुश करो, वो वापस आने की बजाय कोई नवी पोजीशन जाके बना ले, वो वापस आने की बजाय कोई नवी पोजीशन बना ले और किसी नवी जगह पे जाके खड़ा हो जाए, दैट इज न्यूट्रल। तो मैं पिक्चर दिखाता हूँ। दिस इज द स्टेबल इक्विलिब्रियम व्हेन द बॉडी रिटर्न्स टू इट्स नॉर्मल पोजीशन व्हेन इट इज डिस्प्लेस्ड। अब ये जो बॉल में बॉल पड़ी हुई है, जब इस बॉल को आप राइट साइड धक्का दो या लेफ्ट साइड से धक्का दो, ये ऊपर जाएगी, वापस आके थोड़ी बहुत इधर उधर पेंडुलर मूवमेंट करके अगेन एक जगह पे खड़ी हो जाएगी। सो दिस इज अ स्टेबल, क्योंकि इसको आप किसी भी एंगल में पुश करें, ये वापस आके थोड़े टाइम के बाद, ज्यादा पुश करेंगे ज्यादा टाइम के बाद, लेकिन वापस इसने आना है। अनस्टेबल, इसी बॉल को उल्टा करके आपने बॉल उसके ऊपर रख दिया है, अब इसको आप राइट तरफ धक्का, अभी तक ये स्टेबल, मतलब अभी तक वैसे ही स्टेबल है, लेकिन अगर आप इसको हल्का सा पुश दो, चाहे राइट या लेफ्ट का, ये वापस आएगी, ये वापस नहीं आ पाएगी, अपनी ओरिजिन पोजीशन पे वापस नहीं आएगी। तो दिस इज unstable when the body doesn't return to its normal position, original position when it is displaced. Finally we have a neutral, एक आर्म से फ्लोर पे जो है बॉल पड़ा हुआ, अगर आप इसको पुश करो, ये वापस आने की कोशिश ही नहीं करेगा, बिकॉज इट विल ऑक्यूपाई अनदर न्यूट्रल पोजीशन, ये किसी और जगह पे खड़ा होके और एक उधर इक्विलिब्रियम बना लेगा। So whenever a body occupies a new equilibrium position when it is displaced shortly, it's neutral. I hope all the equilibrium are clear. Then we have a fixation. Fixation मतलब किसी चीज को फिक्स करना। हम जब भी क्लिनिकल प्रैक्टिस में पेशेंट के ऊपर जब परफॉर्म करते हैं एक्सरसाइजेज या उनका ट्रीटमेंट करते हैं, तो जिस जॉइंट पे हमारा काम है, हम कोशिश करेंगे दूसरा जॉइंट मूव ना करे, दूसरा फिक्स रहे। उसका रीजन ये है कि उस पर मूवमेंट क्यों करना है। लेट्स सपोज अगर हमने शोल्डर पे काम करना है, वी मस्ट स्टेबलाइज द अदर जॉइंट्स आल्सो। एल्बो पे काम करना, वी मस्ट स्टेबलाइज द रिमेनिंग जो एडजेसेंट करीब के जो जॉइंट्स है उनको स्टेबलाइज करना। तो फिक्सेशन का मतलब होता है किसी चीज को फिक्स करके जो बाकी मूवमेंट्स है उनको अवॉइड करना। जिस पे काम करना उस पे तो आप काम करो भले। अब फिक्सेशन एक एक्टिव है, एक पैसिव है। एक्टिव जो बॉडी खुद मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करा के फिक्स करे, पैसिव जो किसी और चीज से की जाए। मिसाल, जब हम मसल्स को भरपूर किस्म से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं बॉडी को, मिसाल के तौर पे, तो हमारी बॉडी मूव भी नहीं कर रही होती और हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड है, तो वो जो जॉइंट है वो एकदम से फिक्स हो जाता है। तो कोई भी बॉडी का पार्ट, ना कि जॉइंट, कोई भी बॉडी का पार्ट जो कि आप एक्टिव मसल की कॉन्ट्रेक्शन करके उसको फिक्स कर देते हैं उस जॉइंट को, तो दैट इज एक्टिव। पैसिव, जब आप
किसी मैनुअली किसी चीज से कराते हो, लेट सपोज आपने कोई बेल्ट से, जिस तरह सस्पेंशन केज होता है, थेरेपी, ये थेरेपी अप्लाई होती है पेशेंट के ऊपर, हम बेल्ट से उसको फिक्स कर देते हैं, ताकि क्योंकि काउच जो टिल्टेबल काउच होता है बेसिकली, उसको जब हम उल्ट सीधा करेंगे तो वो तो गिर जाएगा, तो काउच से हम उसकी बॉडी को स्टेबलाइज कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। तो ये हमने बेल्ट से किया, दिस इज योर मैकेनिकल क्योंकि हम बेल्ट यूज किया। अगेन जब हम मैनुअल पैसिव पैसिव कैसे करेंगे, हमने किसी और पेशेंट के ऊपर, मतलब पेशेंट खुद से नहीं, थेरेपिस्ट ने अपने हाथों से उसके जॉइंट को स्टेबलाइज फिक्स किया हुआ है बेसिकली, तो दिस इज मैनुअल। ये पैसिव ही है लेकिन मैनुअल है। जे अगर हम हाथों से नहीं किसी और नॉन लिविंग थिंग से करेंगे, बेल्ट से, सैंड बैग से, तो वो पैसिव लेकिन मैकेनिकल होगा। देन वी हैव अ स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन मतलब हम अपनी बॉडी को इस तरह एडजस्टमेंट करें कि कोऑर्डिनेशन और बैलेंस हमारा मेंटेन रहे और वी कैन स्टेबलाइज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और फॉर अ फ्यू सेकंड्स या फ्यू मिनट्स। तो एडजस्टमेंट ऑफ बॉडी पोजिशन, लाइक एज यू कैन सी, ये बंदा जो है एक टांग पे खड़ा है, इसने भला इसने अपने हाथों को इसीलिए खोला ताकि बैलेंस अपना मेंटेन कर सके। जिस तरह ये जो रस्सी पे चल के अपना परफॉर्म करते हैं, आपने देखा होगा उन्होंने अपने हाथों को खोला होता है जस्ट इन ऑर्डर टू मेंटेन द बैलेंस बेसिकली, ताकि क्योंकि वो इनबैलेंस पोजीशन में ना, एक टांग पे वो खड़ा है, तो हाथों को इसीलिए ताकि वो काउंटर ट्रैक्शन है ऑफ द ट्रंक बेसिकली इन ऑर्डर टू मेंटेन द बैलेंस। तो दिस इज बेसिकली स्टेबलाइजेशन। नाउ कमिंग टू द मैकेनिक ऑफ द मूवमेंट, बेसिकली स्पीड एंड वेलोसिटी बिल्कुल बेसिक टर्म्स हैं लेकिन शॉर्ट शॉर्ट बताते हैं। दिस इज एक स्पीड स्केलर है, वो वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर वो जिसका कोई मैग्नीट्यूड ना हो, या हो तो डायरेक्शन बिल्कुल ना हो, वेक्टर वो जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो जिसका डायरेक्शन भी हो। तो स्पीड द एबिलिटी टू कवर डिस्टेंस, जिस तरह डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है, टू परफॉर्म इन अ शॉर्ट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। वेलोसिटी उसका स्पीड भी होता है, डायरेक्शन मूविंग ऑफ द मूविंग, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, कोई भी बॉडी होगी, तो उसका कोई डायरेक्शन भी होगा, उसका मैग्नीट्यूड भी होगा। देन वी हैव एक्सेलरेशन। जब भी वेलोसिटी अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी जा रही है तो वो जीरो, क्योंकि इसकी डेफिनेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जा रही है तो उसकी एक्सेलरेशन जीरो होगी। जब भी उसमें कोई चेंज आया, लेट सपोज कोई गाड़ी 100 की स्पीड से जा रही है, तो वो उसमें एक्सेलरेशन जीरो है। जब भी उसमें चेंज आया, उसने ब्रेकर पे ब्रेक लगाया, उसकी 99 हो गई वेलोसिटी, तो वहां पे एक्सेलरेशन जनरेट हो जाएगी। So acceleration is rate of change of velocity. Whenever a velocity changes in a specific period of time, it causes acceleration. Then we have a positive and negative. पॉजिटिव को एक्सेलरेशन कहते हैं, नेगेटिव को रिटार्डेशन। राइट साइड पे आप पिक्चर को देखो तो एक इंक्लाइन, एक स्लिप पैरामिड शक्ल है, एक इंक्लाइंड है, बेसिकली वहां से फुटबॉल को छोड़ दिया। आप देखो कि जब ये नीचे जाते हैं, जब हम हिल पे हाइकिंग वगैरह करते हैं, जब हम ऊपर चढ़ते हैं तो वो हमारे लिए स्लो होता है रादर देन कमिंग डाउनवर्ड, बिकॉज द ग्रेविटी आल्सो पुल्स अस बैक, तो इट्स मोर इजियर। तो ये जो जो बॉल्स हैं, ये एक जिस पोजीशन में स्पीड बढ़ेगी उसकी, तो वी आर एक्सेलरेटिंग, बेसिकली ग्रेविटी उसको एक्सेलरेट कर रही है। और यही फुटबॉल को जब आप रिवर्स डायरेक्शन में ऊपर चढ़ाएंगे, जिस तरह हम हाइकिंग करके ऊपर चढ़ते हैं, सो वी नीड मोर एनर्जी एंड दे आल्सो नीड सम एनर्जी टू पुश देम अपवर्ड। क्यों? ग्रेविटी की ये एंटी ग्रेविटी अपोजिट जा रहा है, सो एंटी ग्रेविटी एंड पैरेलल ग्रेविटी। एंटी ग्रेविटी इज द डी एक्सेलरेशन, पैरेलल टू द acceleration. Then we have a momentum. Every moving object, not stable, every momentum moving object, they have some sort of the motion, quantity of motion, flow of motion, that is momentum. तो हर object में, अब now if you can see on your right side, the boy is moving and the stone or a heavy rock is coming behind him. तो दोनों में momentum है because they both are moving. So every moving object, some have a quantity of motion basically, that is called momentum, and momentum is represented by the mass into velocity. अगर किसी ऑब्जेक्ट का आपके पास मास है, उसकी वेलोसिटी भी है, then you can easily calculate by multiplying both of them. आप दोनों को मास एंड वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करो, फिजिक्स का फार्मूला, यू विल गेट योर मोमेंटम। और यही अगर एंगल में हो तो एंगुलर। इनर्शिया, इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन का फर्स्ट लॉ को भी कहते हैं। व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जो आप जिस हालत में हो आपको उसी में रखने की कोशिश करेगी। अगर आप रेस्ट में हो तो आप रेस्ट में रहोगे, अगर आप मूव कर रहे हो तो आप मूविंग में रहोगे। दिस प्रॉपर्टी बेसिकली इज कॉल्ड इनर्शिया। बाय डेफिनेशन इट्स अ रेजिस्टेंस ऑफ अ बॉडी टू एनी चेंज। चेंज नहीं होने देगी, चेंज के लिए रुकावट है, चेंज आपको नहीं होने देंगे। आप जिस पोजीशन में है आपको उसमें रखने की कोशिश करेगी, और यही न्यूटन का लॉ था कि ऑब्जेक्ट विल बी इन दैट
state in its original state until and unless it is displaced or by another external force. जब तक उसको कोई बाहर का फोर्स नहीं छेड़ता, it will be in that position, चाहे वो रेस्टिंग में हो या चाहे वो मूविंग में हो. तो दिस तभी न्यूटन के लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है. तो इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, एक प्रोसेस नहीं, एक प्रॉपर्टी है बॉडी की जो उसको अपनी असली हालत में रखने की कोशिश करती है. लॉ ऑफ इनर्शिया एक लॉ है, उसके मुताबिक वो न्यूटन का लॉ है. ठीक है. अब राइट साइड पे जो फुटबॉल है वो तब तक उसी पोजीशन में रहेगा जब तक आप उसको देखो उसने किक किया, किक ना करे कोई, वो रेस्ट में रहेगा. उसी तरह उसके नीचे या जो मूविंग बॉल है, जो यही फुटबॉल किसी ने इसको किक किया हुआ तो ये उसी पोजीशन मूविंग में रहेगा until and unless it is not stopped by the net. आपने वो नेट दिखा रहा है, तो मूविंग वाला मूविंग में रहेगा, रेस्ट वाला रेस्ट में रहेगा. एक्सिस एंड प्लेन्स. एक्सिस एंड प्लेन की बात करें तो डिफरेंट एक्सिस एंड हमारे पास बॉडी में 3 कार्डिनल वैसे क्लासिफिकेशन है. देयर आर द 3 कार्डिनल प्लेन्स बेसिकली एंड देयर आर 3 एक्सिस आल्सो. हर प्लेन का अपना एक्सिस है जो कि उसको परपेंडिकुलर पैरेलल वो हम पढ़ते हैं. अब जो पिक्चर आपको दिख रही है, व्हाट इज द प्लेन? बेसिकली प्लेन एक 2 डायमेंशनल सरफेस है, 2D डायमेंशनल सरफेस है जो कि बॉडी को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है. सिंपल, ये प्लेन की डेफिनेशन है. ठीक है, मैं कौन से प्लेन पे नहीं जा रहा अभी. A plane is a 2-dimensional surface which divides the body into 2 halves, either equal or unequal, symmetrical or asymmetrical. कैसे? अगर वो बॉडी को किसी तरह भी डिवाइड करे लेकिन 2 हिस्सों में और इक्वल होना चाहिए तो वो प्लेन जरूर कहलाएगा. अब वो प्लेन जो बॉडी को बिल्कुल राइट एंड लेफ्ट हिस्सों में डिवाइड करे विथ इक्वल माउथ. अगर आप बॉडी को बीचों बीच काटते हो, लेट सपोज आपने बिल्कुल नाक की अगर एक्सल स्पाइन की बात करें, वहां से अगर इस तरह कट लगाया जाए, बॉडी एक तरफ राइट आपका गिर जाए, एक तरफ आपका लेफ्ट, एंड विथ इक्वल मासेस, दिस प्लेन इज कॉल्ड सजाइटल प्लेन. ठीक है, दिस प्लेन इज सजाइटल. तो आपने कट किस तरह लगाया? बीचों बीच, एंड द बॉडी इज गेटिंग डिवाइडेड इनटू 2 हाफ. तो प्लेन तो हो गया, लेकिन वो प्लेन जो बॉडी को राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड करे वो सजाइटल. नाउ एज यू कैन सी, सजाइटल प्लेन को एंटीरियर पोस्टीरियर प्लेन भी कहा जाता है. अब अगर आप सजाइटल की बात करो तो आपका लेफ्ट साइड वाला है. ठीक है, इसकी मैं मजीद एक क्लियर पिक्चर दिखाता हूँ. नाउ यू कैन सी, नाउ द बॉडी इज डिवाइडिंग इनटू बेसिकली 2 हाफ, द पिंक एंड व्हाइट इनटू द 2 हाफ्स, बेसिकली राइट एंड लेफ्ट विद इक्वल माउथ. कट जो है बिल्कुल बीचों बीच आया. तो दिस इज योर सजाइटल या एंटीरियर पोस्टीरियर प्लेन. ये बॉडी को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है, राइट एंड लेफ्ट में. इसका जो एक्सिस होगा उसका नाम एक्स जी एक्सिस होगा, या इसके एक्सिस का नाम फ्रंटल एक्सिस होगा. कीप इन माइंड, फ्रंटल एक प्लेन भी है लेकिन मैं फ्रंटल एक्सिस की बात कर रहा हूँ. तो सजाइटल प्लेन का जो एक्सिस है वो फ्रंटल. चले एक्सिस हम आगे बढ़ते हैं. और हर प्लेन की अपनी अपनी मूवमेंट्स हैं. तो जितनी भी आपकी बॉडी में फ्लेक्शन, जितनी भी बॉडी में आपकी एक्सटेंशन, जितनी भी आपकी बॉडी में वो मूवमेंट्स जिसमें आपका बाजू या जो पार्ट है वो आगे की तरफ जाए, तो वो सजाइटल प्लेन की मूवमेंट्स है. ऑल द मूवमेंट्स जस्ट लाइक फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, किसी भी गर्दन पे हो, नेक पे हो, शोल्डर पे हो, हिप पे हो, प्लांटर फ्लेक्शन, डोर्सिफ्लेक्शन, these all are the sagittal plane movement. Then if you can see the sagittal, अब अगर आप बॉडी को इस तरह डिवाइड करो कि बॉडी राइट और लेफ्ट में डिवाइड हो तो वो तो सजाइटल पक्का है. लेकिन अगर इस तरह डिवाइड करो कि बीचों बीच काटो तो बॉडी दोनों तरफ राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड हो लेकिन इक्वल, तो वो मिड सजाइटल कहलाता है. जिस तरह ये येलो लाइन आपको शो, येलो कट दिखा रहा है, लेकिन आप राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड करो लेकिन इस तरह की अनइक्वल डिवीजन हो. मिसाल, जो येलो कट है वो एक तरफ 50% बॉडी को डिवाइड, एक तरफ 50-50 डिवीजन, दिस इज द मिड सजाइटल. तो वो सजाइटल प्लेन जो बॉडी को 50-50% में डिवाइड करे. पैरा सजाइटल वो प्लेन जो बॉडी को राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड तो करेगा, सजाइटल तो हो गया, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन वुड बी अनइवन, अनइक्वल होगी. एक तरफ 40, एक तरफ 60, एक तरफ 30, एक तरफ 70, एक तरफ 20 या 80. तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड पैरासजाइटल. एज यू कैन सी दैट रेड, जो रेड कलर की लाइन है वो शो करिए, दिस इज योर पैरासजाइटल. नाउ दीज वर द मूवमेंट्स ऑलरेडी डिस्कस्ड. फ्रंटल या कोरोनल या लेटरल प्लेन, वो प्लेन जो बॉडी को 2 हिस्सों में डिवाइड करे, क्योंकि ये तो प्लेन की डेफिनेशन है. वो प्लेन जो बॉडी को एंटीरियर एंड पोस्टीरियर में डिवाइड करे. नाउ इफ यू कैन सी द लेडी, द बॉडी इज कट इज गिवन फ्रॉम योर शोल्डर लेवल. शोल्डर से लिटरली बिल्कुल ये कट आ रहा है, एंड बॉडी को जो डिवाइड करेगा, एक तरफ फेस होगा, एक तरफ ऑक्सीपिटल बैकवर्ड होगा, एक तरफ एंटीरियर होगा, एक तरफ बैकवर्ड. A plane which divides the body into the anterior and posterior with equal mass is called coronal.
या लेटरल प्लेन। अब इसकी भी अपनी अपनी मूवमेंट्स है। इसकी जो मूवमेंट्स है वो सारी मूवमेंट्स फॉरवर्ड बैकवर्ड सजाइटल की थी, वो सारी मूवमेंट्स जो आपकी लेटरल और मीडियल एस्पेक्ट में होती हैं, अवे फ्रॉम बॉडी टूवर्ड बॉडी। अवे, अब आप इमेजिन करें कौन सी मूवमेंट्स होती हैं आपकी, एबडक्शन अवे फ्रॉम बॉडी, एडक्शन टूवर्ड द बॉडी, अल्नर रेडियल डेविएशन अगर आप इसको फ्रंट लेवल पे रख के बात करते हो तो स्केपुलर मूवमेंट्स वो भी इस पे कुछ कुछ होती है, स्पेशली द आउटवर्ड एंड इनवर्ड रोटेशन। तो वो मूवमेंट जिसमें मिड लाइन से जो है वो मिड लाइन से दूर जाती है बोनी पार्ट या मिड लाइन की तरफ आए, these all movements takes place among the coronal plane। अच्छा, प्लेन और एक्सिस का मैं फर्क जो है लास्ट में बताता हूँ, क्योंकि लास्ट प्लेन हम पढ़ रहे हैं। ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल प्लेन, वो प्लेन जो बॉडी को दो हिस्सों में डिवाइड करेगा विद इक्वल मास, ये तो प्लेन की डेफिनेशन। वो प्लेन जो बॉडी को इस तरह कट करे जो बॉडी डिवाइडेड हो अपर एंड लोअर पार्ट में। अब हमारे पास एक बॉडी को राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड कर रहा था सजाइटल, एक बॉडी को एंटीरियर पोस्टीरियर में, ये वाला सुपीरियर और इंफीरियर में डिवाइड करेगा। तो अगर बिल्कुल बीचों बीच आप बॉडी को ट्रांसैक्टली हॉरिजॉन्टल प्लेन हॉरिजॉन्टली अगर किसी को काटते हो तो बॉडी विल बी डिवाइडेड, एक तरफ आपकी जो है वो स्कल, फेस, चेस्ट बोन, थोरेसिक, अपर एक्सट्रीमिटी रह जाएंगी, नीचे में आपके पेल्विक, लोअर एक्सट्रीमिटी आ जाएंगी। दैट वुड बी द ट्रांसवर्स प्लेन। अच्छा, इसके अराउंड मूवमेंट सिर्फ रोटेशन होती है, जितनी भी रोटेशन है सर्वाइकल, थोरेसिक, जितनी भी आप जो भी मीडियल लेटरल रोटेशन, सारी मूवमेंट आपकी जो है वो ट्रांसवर्स प्लेन में, प्रोनेशन सुपिनेशन भी। वेल नाउ दीज आर द मूवमेंट। चलें अब एक्सिस की हम बात करते हैं। तो प्लेन और एक्सिस, पहले मैं फर्क बता दूं। प्लेन और एक्सिस का बेसिक फर्क ये है, प्लेन 2D है, ये चले फर्क पे भी मैं पहले डिफरेंशिएट दोनों को कर लेता हूँ। एक्सिस हमारे पास एक्स वाई जी है, प्लेन भी हमारे पास 3 है, एक्सिस भी हमारे पास 3 है, ये तो सिमिलरिटी होगी। फर्क ये है प्लेन में मूवमेंट होती है, एक्सिस पे मूवमेंट होती है। मिसाल, जब हम प्लेन की बात करें तो प्लेन में मूवमेंट हो रही है, कोई पूछे कि मूवमेंट किस में हो रही है तो वो प्लेन में हो रही है, किस पे मूवमेंट हो रही है वो एक्सिस होता है। मिसाल, जब हम दरवाजा ओपन या क्लोज खोलते हैं या बंद करते हैं तो दरवाजे के जो हिंजेस लगे हुए हैं ना, जहां से दरवाजा बेसिकली दीवार के साथ, वॉल के साथ जुड़ा हुआ है, जो वो कनेक्शन है हिंजेस, दीज आर द एक्सिस, इस पे मूवमेंट होती है। अगर ये ना होते तो मूवमेंट ना होती, लेकिन जो डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है, दैट इज योर प्लेन। तो प्लेन में मूवमेंट होती है और एक्सिस पे मूवमेंट होती है। तो हर प्लेन किसी एक्सिस के अराउंड मूव करता है। मिसाल के तौर पे अर्थ, जिस तरह अपने हर ज्वाइंट हम जिस तरह पढ़ते हैं लीनियर मोशन, एंगुलर मोशन, अर्थ अपने अराउंड भी रोटेट करता है, उसको हम स्पिन मोशन करते हैं कहते हैं ना। तो बॉडी में जिस एक्सिस के अराउंड मूवमेंट होती है उनको हम एक्सिस कहते हैं बेसिकली। तो व्हाट इज द एक्सिस, जिसके अराउंड मूवमेंट होती है, और हर प्लेन का अपना अपना एक्सिस है। मैं आसान करके इसको समझाऊं, हर प्लेन का अपना अपना एक्सिस होगा। मिसाल के तौर पे ए का एक्सिस होगा 1, बी का एक्सिस होगा 2, सी का एक्सिस है 3। जिसका जो एक्सिस है, जिस प्लेन का जो एक्सिस है वो उसके लिए वो परपेंडिकुलर होगा, मतलब 90 डिग्री पे होगा। कैसे? अब आप अगर पहली पहली पिक्चर देखें, पहला पहला राइट साइड से आओ, जो रेड वाला, ठीक है, मैं कलर के रेड है, फिर बीच में ब्लू या पर्पल है, तीसरा येलो है। अब राइट पे आ जाओ, ब्लू पे, येलो सॉरी रेड पे, मतलब सजाइटल। ये जो ब्लू कलर की प्लेट है डिवाइड कर रही है बॉडी को दो हिस्सों में, तो ये प्लेन कौन सा है? सजाइटल। क्लियर है? जो प्लेट है बिल्कुल शीशे टाइप, ग्लास स्लैब टाइप है, बॉडी को दो हिस्सों में राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड कर रही है, तो प्लेन है सजाइटल। इसके परपेंडिकुलर एंगल पे अगर आप देखोगे तो रेड कलर का एरो निकल रहा है, रेड कलर का एरो निकल रहा है। दिस इज योर एक्सिस, सो दिस इज द प्लेन एंड दिस इज एक्सिस। आप इन दोनों के बीच के एंगल चेक करोगे, दैट वुड बी 90। अब मैं रिपीट करता हूँ, प्लेन कौन सा है? ये सजाइटल। इसके अराउंड, इसके जो 90 डिग्री पे ये जो लाल रेड कलर की जो एरो क्रॉस कर रहा है, ये 90 डिग्री पे, दिस इज द एक्सिस लाइन, एक्सिस पॉइंट। तो ये दोनों 90 डिग्री पे, इस एक्सिस का नाम फ्रंटल एक्सिस है। आई रिपीट, जो सजाइटल प्लेन है उसके एक्सिस का नाम फ्रंटल एक्सिस है। इसका दूसरा नाम भी दूसरे बुक्स देते हैं, लेकिन मैं उसको आसान करके समझा रहा हूँ। आप दूसरी पे आ जाओ। बीच में जो बॉडी है ये आपका ट्रांसवर्स प्लेन है। अब ये जो स्लैब है जो बॉडी को सुपीरियर और इंफीरियर में डिवाइड कर रही है, दिस इज योर ट्रांसवर्स प्लेन या हॉरिजॉन्टल। लेकिन ये जो वर्टिकल लाइन पास कर रही है, इसके आप एंगल चेक करोगे, दिस इज 90 डिग्री, एट 90 डिग्री। सो दिस एक्सिस इज पासिंग एट द 90 डिग्री बेसिकली वर्टिकली। इस ये वर्टिकली पास कर रहा है, तो इस एक्सिस का नाम ही वर्टिकल एक्सिस है। तो कोई पूछे तो वर्टिकल एक्सिस क्या है? वर्टिकल एक्सिस वो है जो है किसका? ट्रांसवर्स प्लेन का, एट द 90।
और क्यों है, क्योंकि वो उसकी 90 डिग्री पे है। अब आप तीसरे पे आ जाओ, मैं सबकी पिक्चर दिखाता हूँ एक एक और। ये जो येलो कलर की प्लेट है जो कि बॉडी को डिवाइड कर रही है एंटीरियर पोस्टीरियर में, ये है फ्रंटल प्लेन या कोरोनल प्लेन। लेकिन जो एरो है, जो तीर का निशान है येलो कलर का, ये उसकी 90 डिग्री पे, एंगल 90 डिग्री पे। ये कौन सा एक्सिस है? ये सजाइटल एक्सिस है। तो सजाइटल प्लेन का जो एक्सिस है वो फ्रंटल एक्सिस है, और फ्रंटल प्लेन का जो एक्सिस है वो सजाइटल। दोनों सिमिलरिटी है, इसमें थोड़ी कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं इसकी आपको पिक्चर दिखा देता हूँ। चलें जी, फर्स्ट ऑफ ऑल कोरोनल एक्सिस, फ्रंटल एक्सिस है, ये फ्रंटल प्लेन नहीं है। अगर ये फ्रंटल एक्सिस है तो ये किस प्लेन का होगा? सजाइटल प्लेन का होगा। तो बाय डेफिनेशन आपके सामने है, ये फ्रंटल एक्सिस सजाइटल प्लेन के राइट एंगल पे है। लास्ट सेकंड लाइन पढ़ें, इट ये जो फ्रंटल एक्सिस है, इट इज एट द राइट एंगल टू द सजाइटल। इसका दूसरा नाम जो भी है वो आप भले देख लो। इसकी मूवमेंट कौन सी होगी? फ्रंटल एक्सिस की। ये फ्रंटल एक्सिस है तो सजाइटल प्लेन का, तो सजाइटल प्लेन की जो जो मूवमेंट है वो फ्रंटल एक्सिस पे होंगी, आपकी फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एटसेट्रा। अब ये सजाइटल या एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस है। अगर ये सजाइटल एक्सिस है तो ये किस प्लेन का एक्सिस है? ये फ्रंटल प्लेन का। तो फ्रंटल प्लेन की जो जो मूवमेंट होंगी, एबडक्शन, एडक्शन, रेडियल, आपकी साइड वेव मूवमेंट, स्केपुलर मूवमेंट्स, ये सारी आपकी इस सजाइटल एक्सिस पे होंगी, मतलब फ्रंटल प्लेन की होगी। प्लेन और एक्सिस का फर्क आपको क्लियर है। फाइनली इज द लॉन्गिट्यूडनल या वर्टिकल एक्सिस, और ये प्लेन कौन सा है? ट्रांसवर्स प्लेन। तो आपकी जितनी भी रोटेशन, एक्सटर्नल, मीडियल रोटेशन, ये सारी आपकी वर्टिकल एक्सिस पे होंगी। क्यों? ये ट्रांसवर्स प्लेन का है। और ये ट्रांसवर्स, तो हर प्लेन ने, हमने देखा हर प्लेन और एक्सिस के बीच में रिलेशनशिप क्या है? 90 डिग्री। सजाइटल प्लेन है, उसका एक्सिस कौन सा है? फ्रंटल, वो उसको 90 डिग्री पे। फ्रंटल प्लेन है, उसका एक्सिस कौन सा है? सजाइटल, वो उसको 90 डिग्री पे। ट्रांसवर्स प्लेन से उसका एक्सिस कौन सा है? वर्टिकल या लॉन्गिट्यूडनल, वो उसके 90 डिग्री। Now this picture is more clariful regarding the all. अब सजाइटल प्लेन टॉप पे चेक करें तो ब्लू कलर से प्लेन है और रेड कलर का एक्सिस है, दे बोथ आर 90 डिग्री। तो फ्रंटल एक्सिस है और सजाइटल प्लेन है, ठीक है। नाउ इफ यू कम टुवर्ड दिस, नाउ दीज आर द मेंशन ऑल, और उसके कंपोनेंट्स भी लिखे। लीवर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक, क्योंकि फिजिक्स के जितने भी लॉ हैं या बॉडी के जितने भी जॉइंट्स मूव करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लीवर। अगर लीवर को अच्छे तरीके से समझना है तो लीवर के ऊपर एक अलग से वीडियो भी मेरी बनी हुई है इसी CMT यूट्यूब चैनल पे, यू कैन वॉच विथ एग्जांपल्स आल्सो। सो व्हाट इज लीवर? बेसिकली लीवर वो स्ट्रक्चर जिसमें 3 कंपोनेंट्स होने चाहिए। मिसाल के तौर पे कोई भी आप मशीन, कोई भी चीज की बात करें, कोई भी रॉड की बात करें, मैं शॉर्ट करके समझाता हूँ। लीवर वो सिस्टम है जिसके लिए 3 चीजें दरकार होती हैं। अगर वो 3 चीजें आप मिला दो तो उसको आप लीवर कर दोगे, चाहे वो लिविंग में हो चाहे वो नॉन लिविंग में हो। 3 चीजें चाहिए। कौन सी 3 चीजें चाहिए? सबसे पहले कोई भी चीज आप लेते हो उसको आपने मूव कराने के लिए फोर्स की नीड होगी, ठीक है। तो एक लीवर है, मिसाल के तौर पे एक रॉड है, रॉड को मैं उठाया, किसी भी चीज को, मिसाल के तौर पे, मिसाल शीशा होता है ना जो हम झूला झूलते हैं, जिसके बीच एक लकड़ी का हो या रॉड का हो, हम एक दोनों कॉर्नर पे उस पर बैठ जाते हैं। अब अगर हम किसी चीज को जो फोर्स देंगे उसको हम इफर्ट कहेंगे। क्यों? हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो वो इफर्ट होगा। एक कंपोनेंट, तो एक कंपोनेंट जो लीवर को चलाने के लिए चाहिए वो है फोर्स। जब तक आप फोर्स नहीं दोगे मूवमेंट नहीं होगी। तो जो फोर्स आप अप्लाई करोगे, दूसरी चीज नहीं, जो फोर्स आप अप्लाई करोगे अपने मसल्स के थ्रू, अपने बॉडी के थ्रू, दैट इज कॉल्ड इफर्ट, इंडिकेटेड बाय ई। तो लीवर का पहला पहला कंपोनेंट, 3 कंपोनेंट है, आप चाहे 1 2 3 कर लो या 3 2 1 पढ़ो। एक कंपोनेंट हमने पढ़ लिया, दैट इज इफर्ट। नंबर 2 फोर्स, ई हो गया, इफर्ट हो गया, फोर्स हो गया। नंबर 2 लोड, मतलब रेजिस्टेंस। मिसाल के तौर पे जब भी आप कोई चीज उठाते हो, जो जो व्हील बेयर होता है ना, हम शॉपिंग मॉल में आप जो बैग कैरी करते हो, जो ट्रॉली कैरी करते हो, या जो लेबर मजदूर वगैरह जो ट्रॉली सामान लेके जाते हैं, अब उस ट्रॉली आप समझो लीवर है। ट्रॉली को चलाने के लिए जो हैंडल्स होते हैं जहां से बंदा उसको पकड़ के उठाता है, तो उसने वहां से क्या दिया? इफर्ट दिया, वहां से फोर्स दिया। तो ई तो हमारे पास हो गया, ई वो चीज है जो हम फोर्स देते हैं। दूसरा, जो ट्रॉली में सामान उसने उठाया हुआ, दैट इज लोड। तो लोड की डेफिनेशन होगी वो रेजिस्टेंस जो मूवमेंट को रेजिस्ट करे और जो हमारे ऊपर एक्सटर्नल फोर्स दे। तो इंटरनल फोर्स वी हैव इफर्ट, एंड एक्सटर्नल फोर्स जो हम बाहर से उठा दे, जो हमारे ऊपर एक्ट करे, हमारी बॉडी के ऊपर, दैट इज लोड, या इसको हम डिनोट करेंगे रेजिस्टेंस आर से या लोड, ठीक है। लोड रेजिस्टेंस एक ही बात।
तीसरी चीज, जो ट्रॉली को चलाने के लिए, ट्रॉली चल किस पे रही है बेसिकली, टायर के ऊपर, और वो टायर किसके अराउंड घूम रहा है, एक फिक्स एक्सेस के ऊपर, दैट एक्सेस इज द फलक्रम। अब मैं इंसानों पे ऊपर बात दूंगा, ये तो मैंने एक नॉन लिविंग चीज समझा दी आपको। अब इंसानों पे आ जाओ। लेट सपोज व्हेन यू डू एल्बो फ्लेक्शन, जब आप एल्बो की फ्लेक्शन करते हो तो एल्बो फ्लेक्शन किस जॉइंट पे होती है, एल्बो जॉइंट पे। तो एल्बो जॉइंट जो है वो फलक्रम है आपका, वो आपका एक्सेस है। क्लियर है, एक एक कंपोनेंट हमें मिल गया। नंबर 2, एल्बो की फ्लेक्शंस कौन कराते हैं, हमारे बाइसेप, ब्रेकियल्स मसल, ब्रेकियोरेडियल्स मसल, चले जो भी मसल्स हैं, मसल्स ने जब मूवमेंट कॉन्ट्रेक्शन की, फोर्स अप्लाई किया बोन के ऊपर, तभी आपकी एल्बो की फ्लेक्शन हुई, एल्बो की बेंडिंग हुई। तो फोर्स इज, जो मस्कुलर फोर्स था वो, दैट इज द सेकंड कंपोनेंट, ई, इफर्ट। एंड फाइनली जो लोड है वो वेट किसका है, पूरी बोन का। लेकिन कौन सी बोन, रेडियस एंड अल्ना, क्योंकि उसी बोन को बेंड करोगे तो एल्बो की फ्लेक्शन होगी। ह्यूमरस को तो मूव ही नहीं करना हमने। तो यहाँ पे जो बोन का वेट हो, या एग्जांपल जब हम डंबल चलाते, जब आपने डंबल उठाया हुआ है तो जो आपने एक्सटर्नल वेट उठाया, दिस इज योर लोड। तो ये हो गया एक कंपोनेंट। जो मसल्स ने मूवमेंट की, फोर्स अप्लाई किया, दैट्स इज एफर्ट, ई। एंड फाइनली जिसके अराउंड मूवमेंट हुई, दैट इज योर फलक्रम, ई एफ आर या एफ आर ई। एफ फॉर फलक्रम जिसके अराउंड मूवमेंट होती है, आर फॉर रेजिस्टेंस जो एक्सटर्नल वेट है, जो डंबल है, एंड ई फॉर द एफर्ट जो मसल्स का फोर्स है। ठीक हो गया। तो ये तीनों चीजें मिल के बनाती हैं एक लीवर को। अब बॉडी में तीन किस्म के, ओवरऑल तीन किस्म के लीवर्स होते हैं, बॉडी में भी हम देखेंगे और बॉडी के अलावा भी एग्जाम्पल देखेंगे। अब बॉडी की जो लीवर्स की जो क्लासिफिकेशन है अब आपके सामने है। जो ब्लैक कलर का टन, 1 टन लिखा हुआ, ये वेट है जिसको वो बंदा उठा रहा है, उठाना चाह रहा है, मूव करना चाह रहा है। तो दिस इज द लोड, जो ये टन है ब्लैक कलर का। अब ये जो मूवमेंट हो रही है वो किसी फलक्रम के, रेड कलर का जो है, किसी पॉइंट के अराउंड हो रही है ना, वरना आप उसको उठा नहीं सकोगे। तो मूवमेंट को इजी करने के लिए तो इसके अराउंड रॉड घूम घूम रही है, रॉड घूम रही है, रॉड मूव कर रही है। दिस पॉइंट इज द फलक्रम। इन केस ऑफ ह्यूमन दिस इज द जॉइंट बेसिकली। एंड फाइनली जो बंदा वो फोर्स इफ अप्लाई कर रहा है जिसका नाम से इफर्ट, तो ये मस्कुलर फोर्स है। इन केस ऑफ ह्यूमन बॉडी द मसल। ठीक है, तो ये कोई क्लास नहीं है लीवर की, ये सिर्फ लीवर की डेफिनेशन है अभी तक। अब हम आते हैं लीवर की 3 क्लासेस हैं। फर्स्ट, और लीवर की क्लास को लीवर ऑर्डर कहा जाता है। तो वी हैव अ फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। हम तीनों एग्जांपल देंगे और बॉडी में भी देखेंगे। सबसे पहले लीवर ह्यूमन बॉडी में जो लीवर आर्म है, जिसको हम वेट का नाम देंगे, वो बोन्स है। जो फलक्रम है जिसके अराउंड मूवमेंट होगी, जॉइंट के अराउंड मूवमेंट होती है, तो वो हमारे पास फलक्रम कौन सा है, हमारे पास जॉइंट है। और फाइनली जो इफर्ट है वो हमारे पास मसल्स है, कॉन्ट्रैक्शन। देयर आर 3 ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर लीवर। अच्छा, हमने पॉइंट्स पढ़े ना, 3 कंपोनेंट है किसी भी लीवर के। जो तीनों ऑर्डर हैं, इन तीनों में सिर्फ इनको आगे पीछे किया गया है बस। 3 कंपोनेंट्स है हमारे पास, फलक्रम, एफ आर ई, फलक्रम, रेजिस्टेंस एंड इफर्ट। इन तीनों की सीक्वेंस, एक मिसाल के तौर पे एक में फलक्रम एफ आर ई मिसाल के तौर पे एक ऑर्डर है, दूसरे में एफ ई आर, तीसरे में आर एफ ई। सिंपल इज दैट। तो देखना सिर्फ बीच वाले कंपोनेंट है। मिसाल के तौर पे फर्स्ट ऑर्डर, एज यू कैन सी, फर्स्ट ऑर्डर में हमारे पास 3 कंपोनेंट्स हैं। तीनों होंगे तभी तो लीवर कंप्लीट होगा। इसमें जो बीच वाला है वो फलक्रम है, मतलब वो क्लास लीवर की जिसमें फलक्रम बीच में हो, एक तरफ रेजिस्टेंस हो, एक तरफ इफर्ट हो, चाहे राइट लेफ्ट डजंट मैटर, बीच वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट। बीच वाले के ब्याह पे ही लीवर की क्लास बनी हुई है। अगर बीच में जो कंपोनेंट है उसके बीच में अगर हमारे पास फलक्रम है, तो आंखें बंद करके कह सकते हैं कि दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर या फर्स्ट क्लास लीवर। अब आपके सामने पिक्चर है। जो बॉल है वो क्या है, वेट है, रेजिस्टेंस है, आर है। जो एक्सिस है ये फलक्रम है जिसके अराउंड मूवमेंट होगी। और जो ब्लैक डॉट शो कर रहा है बेसिकली, दिस इज योर इफर्ट या फोर्स। तो बीच वाला कंपोनेंट कौन सा है हमारे पास, एक्सिस है। एक तरफ रेजिस्टेंस है, वेट है, एक तरफ इफर्ट है, फोर्स है, बीच वाला एक्सिस है, फलक्रम। तो दिस इज योर फर्स्ट क्लास लीवर बॉडी में। जब हम नोडिंग करते हैं, यस और नो मूवमेंट करते हैं, तो यस और नो की जो मूवमेंट है तो वो एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट पे होती है। जो हमारी एटलस मतलब फर्स्ट सर्वाइकल बोन, ऑक्सीपिटल मतलब जो ऑक्सीपिट हमारा स्कल है, तो इसके ऊपर मूवमेंट होती है। तो अगर हम सीक्वेंस से देखें तो जो हमारा स्कल है वो फॉरवर्ड प्लेस्ड है एज कम्पेयर टू द एटलांट जॉइंट। अगर हम जॉइंट से कंपेयर करें तो हमारा स्कल आगे की तरफ है, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट। अगर हम सामने लेटरल व्यू से देखेंगे तो सबसे पहले कौन सा कंपोनेंट आ रहा है, स्कल, मतलब वो वेट है, लोड है, रेजिस्टेंस है, तो वो आगे आर।
उसके बाद एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट आता है आपकी, उसके बाद आपकी सर्वाइकल स्पाइन आती है, और उसके पीछे मसल्स लगे हुए हैं। तो अगर मैं तरतीब से आऊं आगे से, तो मुझे पहले स्कल दिखेगा, स्कल पहला कंपोनेंट जिसका वेट है, जो लोड है, जो आर है। उसके बाद एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट है, जो कि फलक्रम है, जो कि जॉइंट है, जो कि एक्सिस है, जो कि एफ है। तो आर एफ, उसके बाद मसल्स हैं जो कि फोर्स अप्लाई करेंगे, ई, उसको हम इफर्ट कहेंगे ना। तो पहले कौन सा आया हमारे पास, आर एफ ई। बीच वाला कंपोनेंट कौन सा हुआ, आर एफ ई। बीच वाला कौन सा, फलक्रम। तो वेन एवर fulcrum axis is between the rest of the two component, the always class is considered as a first class, and the best example is the atlanto-occipital joint in human body. सेकंड क्लास लीवर। अच्छा, इसके हम एडवांटेजेस, चलें इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। इसको जो फर्स्ट क्लास लीवर है, अगर हम प्रॉपरली फलक्रम के विथ रिस्पेक्ट टू द फलक्रम अगर हम करें, तो ये हमें ज्यादा मैकेनिकल एडवांटेज देता है। वेन एवर द फलक्रम इज क्लोजर टू द लोड, इट इज मच डिफिकल्ट, ठीक है, टू कैरी। जितना लोड करीब होगा फलक्रम के, इट्स मोर इजियर टू कैरी। ओके, देन कम टू द सेकंड ऑर्डर लीवर या सेकंड क्लास लीवर। सेकंड क्लास लीवर की अगर हम बात करें, तो अगेन जो तीन कंपोनेंट्स हैं हमारे पास, हम उनकी सीक्वेंस को जो है उनकी तरतीब को बिगाड़ते हैं। तो फर्स्ट क्लास लीवर में हम जो बीच वाला कंपोनेंट था उसको हमने देखा, तो वो कौन सा था, फलक्रम। सेकंड क्लास लीवर में जो रेजिस्टेंस है, जो आपका लोड है, वो बीच में होगा। एक तरफ आपके फलक्रम होगा और एक तरफ आपके जो है वो इफर्ट होगा। तो से बीच वाला जो कंपोनेंट है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड वो कौन सा है, आर है, रेजिस्टेंस है। पहले वाले में फलक्रम था, दूसरे वाले में आर, तीसरा क्लास लीवर में ई होगा बैरल, और एक तरफ हमारे पास बाकी कंपोनेंट्स होंगे, एक तरफ फोर्स होगा और एक तरफ एक्सेस होगा बैरल, एक तरफ इफर्ट होगा और एक तरफ एक्सेस होगा, बीच में लोड होगा। अब बॉडी में एग्जांपल, नाउ यू कैन सी द बॉल इज इन बिटवीन, पहले बॉल साइड में था, अब बॉल बीच में है। तो ये सेकंड क्लास लीवर है। तो सेकंड क्लास लीवर में हमेशा रेजिस्टेंस बीच में होता है, एक तरफ इफर्ट होगा, एक तरफ आपके जो है वो एक्सेस होगा। अब बॉडी में एग्जांपल, जब हम टो वॉक करते हैं, जब हम अपने पैरों पे, जब अपने पंजों पे चलते हैं, बेसिकली टो वॉक करते हैं, जब हम हील रेस कर लेते हैं बेसिकली, तो जब हम सीक्वेंस से देखेंगे, तो ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट कौन सी है, प्लांटर फ्लेक्शन है, प्लांटर फ्लेक्शन है। तो जब हम प्लांटर फ्लेक्शन बेसिकली करते हैं, तो हम अपने जो टो का जॉइंट है उस पे खड़े हो जाते हैं। तो अगर हम तरतीब से आ जाएं, आप चाहे राइट से आओ, चाहे लेफ्ट से आओ, चले हम राइट से आते हैं। जब हम राइट से आएंगे, तो यू कैन सी द मसल्स, आप पीछे से हम आते हैं ना, तो मसल्स पहले आपको दिखेंगे। तो मसल्स का जो कंपोनेंट है वो ई है, इफर्ट है। तो पहला आ गया इफर्ट। उसके बाद अगर हम जो ब्लैक आपको एरो शो कर रही है, दिस इज योर वेट, दिस इज योर बॉडी ऑफ वेट। जब आप अपने पंजे पे खड़े होते हैं, तो आप अपने बॉडी को आगे की तरफ करते हैं। तो सेकंड कंपोनेंट कौन सा हो गया, जो कि बीच में, वेट। एंड फाइनली यू हैव जो स्मॉल जो डॉट कलर का है, दिस इज योर फलक्रम। तो अगर इन तीनों की आप सीक्वेंस तरतीब देखो, तो तरतीब कौन सी है, ई आर एफ, ठीक है, ई आर एफ। तो बीच वाला कंपोनेंट कौन सा है, आर। तो ये आंखें बंद करके कौन सा लीवर है, सेकंड। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जब हम पीछे से आएंगे तो वी हैव ई, जो कि मसल्स है। क्यों, मूवमेंट कौन सी है, प्लांटर फ्लेक्शन। प्लांटर फ्लेक्शन कराने के लिए हमारे पास मसल्स कौन से हैं, काफ मसल, गैस्ट्रोक्नेमियस और सोलियस। सो वी हैव ई। देन इफ यू सी द बॉडी ऑफ बोन, द बॉडी ऑफ बॉडी, weight of the body, the weight of the bone is weight, ultimately load है, resistance है। तो then this is the R, so E R and then we see the F। तो अगर यहाँ से हम आ जाएं, we have a E, we have a R, we have a F। I repeat, E R and F, E R F। बीच वाला कंपोनेंट कौन सा, R, रेजिस्टेंस। तो हमेशा लीवर की टाइप में हमेशा आप बीच वाले कंपोनेंट को देखते हो। तो यहाँ पे बीच वाला कंपोनेंट R है, तो आंखें बंद करके दिस इज योर सेकंड क्लास लीवर। और बॉडी में एग्जांपल, टो रेस, जब हम टो पे चलते हैं, ठीक है। नाउ यू सी द थर्ड क्लास लीवर। अब क्या बचा, तीन कंपोनेंट्स थे, एक में हमने देखा फलक्रम, दूसरे में रेजिस्टेंस, तीसरा क्या बचा, इफर्ट। तो वो क्लास लीवर की जिसमें इफर्ट या इफर्ट जो मस्कुलर फोर्स है वो बीच में आता है, और एक तरफ आपके एक्सेस होगा, एक तरफ आपके लोड होगा, दैट लीवर इज थर्ड ऑर्डर या थर्ड क्लास लीवर। बॉडी में एग्जांपल देखते हैं, पहले हम बॉल को देखते हैं। नाउ यू सी द बॉल, पहले बॉल इस तरफ था, तो वो फर्स्ट क्लास लीवर था। और अच्छा,
बाकी चीजों को भूल जाओ, हमेशा बीच वाले सेगमेंट को देखो। 3 कंपोनेंट्स हमारे पास ई एफ आर, हमेशा बीच वाले कंपोनेंट को देखो। बीच वाला कंपोनेंट जो होगा उसके अकॉर्डिंगली लीवर की क्लासिफिकेशन है। अगर बीच में आपके फलक्रम है तो फर्स्ट क्लास लीवर, अगर बीच में आपके लोड है, रेजिस्टेंस है, तो सेकंड क्लास लीवर, अगर बीच में आपके इफर्ट है या फोर्स है तो आपका थर्ड ऑर्डर लीवर। तो अब आप देखें बीच में क्या है, फोर्स, एक तरफ आपके लोड है, एक तरफ एक्सेस है, उसको आप भले ही भुला दें। बीच वाला कंपोनेंट आपका इफर्ट है तो आंखें बंद कर, दिस इज योर थर्ड ऑर्डर लीवर या थर्ड क्लास लीवर। कैसे? अच्छा, मोस्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी जितने भी लीवर हैं वो थर्ड ऑर्डर लीवर के हैं, मोस्ट ऑफ। अब आप इस मूवमेंट को देखो जो मैंने पहले बताई भी थी, एल्बो की फ्लेक्शन विथ डंबल रेजिस्टेंस है बेसिकली। अब आप सीक्वेंस से आ जाओ तो एल्बो की फ्लेक्शन किस पे होती है, एल्बो जॉइंट पे। तो एल्बो जॉइंट यहाँ पे फलक्रम है। तो अगर हम सीक्वेंस से हैं तो हमारे पास, अगर आप इधर से या उधर से डजंट मैटर, देखना हमने बीच वाले कंपोनेंट को है। तो अगर आप यहाँ से आते हो तो पहले आपको फलक्रम दिखेगा, उसके बाद ये जो जहाँ पे मैं माउस दिखा रहा हूँ ये क्या है, ये इंसर्शन है बाइसेप मसल की। एल्बो की फ्लेक्शन कौन कर रहा था, बाइसेप मसल। तो उसके बाद, और बाइसेप मसल की कॉन्ट्रेक्शन को हम क्या नाम देंगे, ई। तो दिस इज योर ई। सो आई रिपीट, दिस इज एफ फलक्रम जिसके अराउंड मूवमेंट होती है, दिस इज ई जो मूवमेंट कराता है, एंड दिस इज द वेट, दिस इज आर। तो अगर आप तरतीब से आओ, ई, सॉरी, तरतीब से आओ तो एफ ई आर, इधर से भी आप सकते हो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं क्योंकि आपने हमेशा बीच वाला सेगमेंट देखना है। यहां से आओ तो पहले आपको आर मिलेगा, एल रेजिस्टेंस या लोड, देन व्हाट इज मसल कॉन्ट्रैक्शन या ई, एंड देन यू हैव अ फलक्रम। तो आप इधर से आओ या उधर से आओ, किसी भी लीवर में डजंट मैटर, देखना आपने बीच वाला सेगमेंट है। अगर बीच वाला फलक्रम है तो फर्स्ट क्लास लीवर, बीच वाला लोड है तो सेकंड क्लास लीवर, बीच वाला इफर्ट है तो थर्ड क्लास लीवर। बॉडी में एग्जांपल, व्हेन यू डू द एल्बो फ्लेक्शन विथ वेट। ओके, एक छोटा सा टॉपिक है एंगल ऑफ पुल। एंगल ऑफ पुल को बेस्ट समझाने के लिए मैं इसी मसल पे, थर्ड क्लास लीवर पे वापस जाऊंगा। मतलब जब मसल बोन को पुल करता है और मूवमेंट होती है तो डायरेक्शन ऑफ द लाइन ऑफ पुल एंड डायरेक्शन ऑफ द इंसर्शन, दोनों के बीच की जो एंगल होती है वो एंगल ऑफ पुल कहलाती है। कैसे? बॉडी की अगर हम बात करें, जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है डेफिनेटली मसल्स है ना, मसल ही पुल करेगा ना किसी भी मूवमेंट के लिए। तो वो डिपेंड करता है रिलेशनशिप लाइन ऑफ द मसल, किस लाइन में है मसल बेसिकली, एंड द मूविंग बॉन्ड, जहां पे वो मसल इंसर्टेड है तो मूव किस तरफ बॉन्ड कर रही है, उन दोनों के बीच का जो एंगल है वो एंगल ऑफ पुल कहलाता है बेसिकली। एंगल ऑफ पुल इज बेसिकली द लाइन ऑफ द मसल, जिस लाइन में मसल जो है वो पुल कर रहा है और जिस लाइन में मसल लग रहा है, तो दोनों के बीच की जो एंगल है वो एंगल ऑफ पुल। कैसे? यहाँ पे आप चेक करो, जो लाइन ऑफ पुल है वो रेड से शो है, ठीक है, और जो लाइन ऑफ द मसल जो इंसर्शन है, ये दिस इज द लाइन ऑफ, ये लाइन ऑफ बोन है, एंड दिस इज द लाइन ऑफ द पुल है। देखें, लाइन ऑफ मसल पुल और जहां पे मसल लग रहा है एट ऑन 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 द जॉइंट साइड, उन दोनों के बीच की जो एंगल होगी वो आपकी कहलाएगी एंगल ऑफ पुल। कैसे? अब आप ये जो लाइन ऑफ बोन है, दिस इज द लाइन ऑफ द बोन जहाँ पे मसल जिसने वेट उठाया वगैरह, और जो लाइन ऑफ मसल है वो ये है, रेड कलर से शो की है। इन दोनों के बीच के आप एंगल चेक करो तो 90 से बड़ी है, 90 से ज्यादा है। यहाँ पे आ जाओ, ये दिस इज मोर क्लियर। वेल, जब आप, दिस इज योर लाइन ऑफ पुल, this is the line of the pull of the muscle, and here is the line of bone with respect to the bone, दोनों के बीच की एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो लाइन ऑफ एंगल ऑफ पुल क्या होगा, द रिलेशनशिप बिटवीन द लाइन ऑफ द मसल पुल, जहां से मसल पुल करता है, एंड जहां पे मसल लगा हुआ या बोन की जो लाइन है, उन दोनों के बीच की जो एंगल होगी दैट वुड बी द एंगल ऑफ पुल। और जितनी एंगल जो है वो ज्यादा होगी, एज यू कैन सी हियर, जितनी ज्यादा होगी दैट include greater than, या first one greater than 90 stabilizing component, equal to 90 तो definitely torque will be generated and you have a rotatory force, और less than 90 होगी that include the dislocating component that is more difficult to carry। जब भी आप कोई वेट कैरी करते हो ना, आप इन पोजीशन में आपके लिए ज्यादा होगी, तो ज्यादा मुश्किलात होगी। लेकिन ये जो बीच वाला सेगमेंट है जो कि मिड रेंज है बेसिकली, दिस इज द मोर इम्पोर्टेंट क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा फोर्स जनरेट हो रहा होता है, तो दैट इज मोर एफिशिएंट एंड लेस injuries, less prone or less prone to the injury or trauma। Now we have a pulley। पुली भी लीवर का ही काम बेसिकली, फिजिक्स के ही लॉज हैं। अगर आप पिक्चर पे देखो तो एक तरफ वेट है, अगर मैं इसको लीवर की डिस्क्रिप्शन में समझाऊं, आप कुएं से पानी वगैरह निकालते हैं तो दिस इज बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ लीवर।
एक तरफ वेट है, ठीक है, एक ग्रूव व्हील है, चरखा है, जिसके टायर है, जिसके अराउंड ये रस्सी घूम रही है, और एक रस्सी रोप है। अब ये बॉडी में हम देखेंगे तो दैट वुड बी द मसल डेफिनेटली, जिसके अराउंड घूम रहा है दैट वुड बी द जॉइंट और एनी बोन, एंड जिसको कैरी कर रहा है दैट वुड बी द वेट ऑफ द बोन। मैं दिखाता हूँ कैसे। पुली कंसिस्ट ऑफ अ ग्रूव्ड व्हील, एक चरखा, एक टायर, जिसके अराउंड सारी मूवमेंट होती है। एज यू कैन सी द मूवमेंट हियर, जिसके अराउंड मूव कर रहा है, दिस इज योर ग्रूव व्हील विच टर्न्स अराउंड एक्सेल, मतलब एक केबल होगी जो जिससे ये मसल फोर्स अप्लाई कर रहा है, जिसको हम इफर्ट कहेंगे। इसको हम रस्सी, आमतौर पे रोप कहेंगे, जिससे ये खींच रहा है इसको, और जिस फोर्स से खींच रहा है वो इफर्ट है, और ये जो बॉक्स है, वेट है, इसका लोड होगा या रेजिस्टेंस होगा। एक फिक्स पुली है जो कि हमने अक्सर क्लिनिक वगैरह, फिजियोथेरेपी की क्लिनिक्स में सर्वाइकल वगैरह की पुलीज वगैरह आपने देखी होंगी, एज यू कैन सी ऑन योर राइट साइड। एक तरफ मूवेबल पुली होती है। फिक्स पुली ये होती है कि उसमें पुली मूव नहीं करती, लेकिन उसके अराउंड जो रस्सी होगी उससे आप मूवमेंट करते हो। आपने देखोगे लोग, ये सर्वाइकल है, दूसरी बीच वाली जो है वो आपने देखी होगी, लोग फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट जो है वो यूज करते हैं फॉर द ओवरहेड एक्टिविटीज जो होती हैं। तो फिक्स पुली में क्या होता है, पुली का जो व्हील होगा, पुली वो फिक्स होगी वॉल के साथ या किसी भी चीज के साथ, लेकिन उसकी जो रस्सी होंगी वो आप उसको मूव करो। एंड दिस इज द क्लासिक एग्जांपल ऑफ फर्स्ट क्लास लीवर। कैसे, रस्सी के दो कोने, एक टायर व्हील के उस तरफ, एक व्हील के इस तरफ। व्हील के उस तरफ आप किसी ऑब्जेक्ट को बांधते हो तो वो हो गया लोड, एक तरफ आप पुली से खींचते हो तो वो हो गया आपका इफर्ट, और बीच में क्या है, फलक्रम। तो फिक्स्ड पुली इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ द फर्स्ट क्लास लीवर। इट इज यूज्ड टू चेंज द डायरेक्शन बेसिकली। मिसाल के तौर पे इस पे आ जाए। अब इस बंदे ने जो बॉक्स उठाया हुआ है, एक तरफ बॉक्स है, बीच में व्हील है जिसके अराउंड रस्सी है, एक तरफ ये फोर्स अप्लाई। दिस इज द क्लासिक एग्जांपल व्हेनेवर द मिडिल कंपोनेंट इज द फलक्रम, दिस इज द फर्स्ट क्लास लीवर बेसिकली। एक तरफ वो उसको पुल कर रहा है, और दूसरा अपोजिट व्हील के उस तरफ है जो उसको लोड है, जो उसका आर है, रेजिस्टेंस है। तो दिस इज द क्लासिक एग्जांपल ऑफ इफर्ट फलक्रम। अब आप देखो, ये एक तरफ से फोर्स अप्लाई कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ऑब्जेक्ट जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। सो द फिक्स्ड पुली इज ऑलवेज यूज्ड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हियर इज द डेफिनेशन। इट इज सेकंड लाइन, इट इज यूज्ड टू ओनली चेंज द डायरेक्शन। ठीक है, जितना वेट होगा आप उसके मुताबिक फोर्स अप्लाई करोगे। डेफिनेटली आप बॉक्स से फोर्स ज्यादा ही अप्लाई करोगे तो ही उसको उठा पाओगे। इक्वल करोगे तो बैलेंस रहेगा, कम दोगे तो वो उठेगा ही नहीं। तो इट्स बेसिकली यूज टू चेंज द डायरेक्शन। क्यों, आप किसी एक डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हो, बॉक्स किसी अलग डायरेक्शन में जा रहा है। तो दिस इज द फिक्स पुली बेसिकली। क्लिनिकल एग्जांपल्स आपने ये एज यू कैन सी एज आर डिस्प्लेड। मूवेबल पुली में क्या होता है, पुली भी साथ साथ मूव करे, एज यू कैन सी ऑन योर राइट साइड। आप फोर्स चाहे जिस तरफ वो वेट जिस तरफ उठेगा, जो पुली होगी वो भी उसी साइड, तभी तो उसको मूवेबल। जिस तरह एज यू कैन सी द एस्केलेटर, यहाँ पे आप देख रहे होगे, ये राइट साइड आप जो वो देख रहे होंगे, जिस तरफ व्हील भी साथ साथ मूव कर रहा है, उसमें व्हील मूव नहीं कर रहा फिक्स पुली में, इसीलिए इसका नाम मूवेबल पुली है। मूवेबल पुली में इट्स वन एंड ऑफ द रोप जो अटैच टू द बीम या वेट, देन इट रन्स अराउंड अ पुली एंड अदर पार्ट विल बी अटैच इन ऑर्डर टू अप्लाई द फोर्स। जैसे आप फोर्स अप्लाई करोगे, आपके साथ साथ व्हील भी मूव करेगा, आपके साथ साथ जो है वो वेट है जिसको आपने उठाया हुआ है वो भी मूव करेगा। फिक्स पुली में ऐसा नहीं था। फिक्स पुली में आपने एक डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया, वेट दूसरी डायरेक्शन में जा रहा था, तो टू चेंज द डायरेक्शन। यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो इट इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड एंड इट डजंट चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। दिस इज द डेफिनेशन। एंड मूवेबल पुली का एग्जांपल जो है वो इसमें नहीं है, इंसानों ह्यूमन बॉडी में नहीं है, फिक्स पुली का है। फिक्स पुली का बेस्ट एग्जांपल मैं दूंगा एनाटॉमिकल पुली। जो पटीला बोन है उसके अराउंड क्वाड्रिसेप मसल मूव कर रहे हैं, तो मैं इसको आपको डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ। जो क्वाड्रिसेप मसल्स हैं, दे आर वर्किंग एज अ केबल। मैं अगर पुली की लैंग्वेज में बात करूँ, जो पटेला है वो वर्क कर रही है एज अ व्हील, जिसके अराउंड मसल रोटेट कर रहा है, मूव कर रहा है बेसिकली। और जहाँ पे वो इंसर्टेड है बेसिकली, जहाँ पे वो लगा हुआ है, और जो टिबिया फिबुला का वेट है और जो पूरी टांग का वेट है, दिस इज योर लोड। तो एक तरफ व्हील, बीच में व्हील है, ठीक है, एक तरफ आपके मसल्स हैं और एक तरफ आपका बोन का वेट है। अगेन द फलक्रम इज इन बिटवीन द लोड एंड इफर्ट। सो दिस इज द क्लासिक एग्जांपल ऑफ द फर्स्ट क्लास लीवर। और पुली की बात की जाए तो दिस इज एनाटॉमिकल पुली। जब भी क्वाड्रिसेप मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, यहाँ पे क्वाड्रिसेप मसल इंसर्टेड है, जैसे ही ये पुल होंगे, नी की एक्सटेंशन होगी, तो एक तरफ बोन का वेट है, बीच में आपके फलक्रम है, एक तरफ आपके क्वाड्स के मसल्स हैं जो कि
efforट फोर्स देंगे। तो दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ। अब अगर मसल्स की बात की जाए तो मसल्स का जो डायरेक्शन होगा कॉन्ट्रेक्शन का ये होगा, लेकिन जो बोन की मूवमेंट होगी वो अपवर्ड होगी। सो दैट इट बेसिकली पुली इज यूज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट जो कि जिसको आप मूव कर रहे हो। पुली मैकेनिकल एडवांटेजेस आर मेंशन्ड हियर। दिस इज अ फिक्स पुली, इट चेंज द डायरेक्शन, एंड दिस इज द मूवेबल पुली। अब आप यहाँ पे अगर देखें, एक तरफ आपने फोर्स दिया और डाउनवर्ड और अपवर्ड डायरेक्शन में वेट जा रहा है, तो मैकेनिकल एडवांटेज इसका 1 है। यहाँ पे अगर आप देखो तो जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स अपवर्ड अप्लाई किया, ऑब्जेक्ट भी उसी डायरेक्शन, तो इट डजंट चेंज द डायरेक्शन। तो फिक्स पुली डजंट चेंज द अमाउंट ऑफ फोर्स, वो फोर्स की अमाउंट को नहीं बढ़ाएगा, तो उसका मैकेनिकल एडवांटेज कम होगा, लेकिन चेंज करेगा डायरेक्शन, उसकी मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करेगा। मिसाल के तौर पे 10 केजी है, तो आप 10 केजी फोर्स दोगे तो वो उठेगा, लेकिन आप एक डायरेक्शन में उसको उठाओ, दूसरे डायरेक्शन में आप उसको उठा सकते हो। दिस इज द एडवांटेज ऑफ फिक्स पुली। मूवेबल पुली में क्या होगा कि आप उसके डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, जिस डायरेक्शन में उठाना है आपके उसी डायरेक्शन में वो वेट उठेगा। अ मूवेबल पुली इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड, बट इट डजंट चेंज द डायरेक्शन। Uh, thank you so much. This was all about, and the references, this definition, these are taken from the Dina Gardner book, Clinical Kinesiology by the Brunstroms, and the textbooks of the Lakshmi Narayan, Therapeutic Exercises by Lakshmi Narayan. So thank you so much. This was all about the second lecture on kinesiology, on mechanics. अगर again आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है, you can ask directly on different pages. और in short मैं आप लोगों को कहूँगा कि अगर कोई भी presentation, जैसे कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई भी प्रेजेंटेशन या टॉपिक आपको डिफिकल्टी है रिलेटेड टू द फिजियोथेरेपी, यू कैन कॉन्टेक्ट, यू कैन प्रोवाइड योर प्रेजेंटेशन, योर सब्जेक्ट, योर टॉपिक on our links are given. You can contact directly with me, and you can also provide, मैंने email address भी आप लोगों को provide कर दिया है. You can also contact on CMT FB page. You can contact on CMT YouTube channel. Again, pulley and lever are also explained on CMT YouTube channel. तो आप YouTube channel पे जाएं, वहाँ पे आप कमेंट करें, एंड हमारे जो पेज पे CMT का FB पेज है उसको भी आप शेयर करें, और अपने साथ जो है वो मेंशन, आप कोई टॉपिक प्रेजेंटेशन आप मेल कर सकते हो, आप हमें डायरेक्टली व्हाट्सअप कर सकते हो, एंड वी विल ट्राई टू बेस्ट to respond you as soon as possible. Thank you so much. Stay home, stay safe.